तो कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों। आप सभी ने देखा पिछले साइंस पेपर में आपको पूरे के पूरे प्रश्न जो हमने बताए थे हमारे अनुसार वो पूरे के पूरे प्रश्न पत्र में देखने को मिले। अब चलिए आज हम कक्षा 9वीं 2021-22 के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र की बात करते हैं। तो जैसा आपको पिछले साइंस के विषय के जो प्रश्न पत्र है उसमें देखने को मिले थे महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही आप तैयारी करते रहिए। निश्चित ही आपको 80 में से 80 मार्क्स जरूर आपके इस सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में प्राप्त होंगे। तो चलिए किस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में हमने 2 अंक वाले प्रश्नों को देखा था। अब हम 3 अंक वाले प्रश्नों को यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, भारतीय मरुस्थल को समझाइए, प्रवाल से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना है कि प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवाल के प्रकार को लिखिए। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाला सूक्ष्म प्राणी है जो भौतिक समूह में रहते हैं। इसका विकास चिचले तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का साथ होता है, स्राव होता है और प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। प्रवाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल वित्तीय और प्रवाल वलय द्वीप। तो इस तरीके से इसका आंसर देना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, यह है खादर एवं बांगर में अंतर लिखिए। तो इसमें आपको अंतर इस प्रकार से लिखना है कि पुराने जरूर अवसादों के निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार को बांगर कहते हैं और बाढ़ की नवीन जड़ों मिट्टी से निर्मित निचले भाग को हम खादर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता, संपूर्ण भूमि पर बाढ़ का प्रभाव होता है। और बांगर क्षेत्र में चूना युक्त कंकड़ों की बहुलता जिसमें आर्द्रता कम होती है, कम उपजाऊ होता है, यह उपजाऊ मिट्टी के मैदान हैं। और इसका विस्तार पंजाब या उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल में है और इसे पुरातन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और ये नवीन जलोढ़ मिट्टी इसे हम कहते हैं। अब चलिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आता ही है, द्वाब से आप क्या समझते हैं और निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। 3 अंक के प्रश्नों में बहुत पूछा जाता है। तो इसका यह एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है पानी। द्वाब शब्द वस्तुतः 2 शब्दों, 2 और आप से मिलकर बना है। तो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र द्वाब क्षेत्र इतने ज़्यादा उपजाऊ भूमि के क्षेत्र होते हैं कि इस जमीन पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यह भूमि खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से यहाँ पर एक बहुत ही समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। 2 नदियों की मदद से यहाँ अत्यधिक समतल उपजाऊ जमीन का निर्माण होता है, जो कि मानव सभ्यता के लिए, विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। द्वाब शब्द का उपयोग अधिकतम दक्षिण एशिया में किया जाता है। निर्माण प्रक्रिया, द्वाब निर्माण 2 नदियों का होना आवश्यक है। जब 2 नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का यह सब किसी निश्चित जगह पर आकर निक्षेपित होने लगती है तो एक समतल मैदान का निर्माण होता है। यह समतल मैदान ही द्वाब कहलाता है। गंगा जमुना का मैदान, सिंध झेलम का मैदान ये स्थित है। अब बांगर एवं खादर से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में आपने अंतर ऊपर देखा था। इसकी परिभाषा भी आपको याद रखना है कि उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का होता है। ये नदियों के बाढ़ आने वाले मैदान के ऊपर स्थित है और वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर के नाम से जाना था। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। और खादर की बात करते हैं तो बाढ़ आने वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका उपयोग इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। भाबर प्रदेश से क्या तात्पर्य है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो इसका पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल तटीय मैदान, द्वीप। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में आप देख सकते हैं बच्चों, और प्रायद्वीप पठार और द्वीप पठार के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान में अंतर लिखने को अगर पूछा जाता है तो कुछ इस तरीके से आपको इसका उत्तर देना है। पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो यहाँ पे भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे नंबर 1 है स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक तथा वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। तो स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक में अक्षांश, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक एवं देशांतरी विस्तार 68 से 97 पूर्वी से देशांतर तक होता है। और भारत में कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा से में देश के मध्य भाग से गुजरती हुई, इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान, कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। और समुद्र तट से दूरी, यहाँ पे समुद्र तल से ऊंचाई और उच्चावच के बारे में आपको यहाँ वर्णन करना है। इसके बाद वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक हो सकते हैं कि यहाँ पे वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण होता है। भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु सतहियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण
और शीतकाल में पश्चिम विक्षोभ तथा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्णकटिबंधीय और दाबों के भारत में अंतर्बंध के कारण उत्पन्न उस वर्षा की अनुकूल दशाएं उपयुक्त तीन कारकों की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भांति समझाया जा सकता है। इसके बाद चलिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में अंतर लिखना है। तो इसका अंतर इस प्रकार से लिखा जाएगा, ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु। इसमें ग्रीष्म है, इस ऋतु के दौरान भारत में उच्च तापमान की प्राप्ति होती है और उत्तरी पश्चिम भारत में तापमान अधिक, जबकि दक्षिणी तटीय क्षेत्रों के सहारे तापमान कम पाया जाता है। जून माह के दौरान उत्तरी पश्चिम भारत में तापमान प्राय 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है और इस ऋतु में उत्तरी भारत में तापमान कम जबकि दक्षिणी भारत में तापमान अधिक पाया जाता है। रात के समय विकिरण के कारण तापहास को तीव्र होने के अनेक बार तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है अंतर, इस अवधि में उच्च तापमान की स्थिति के कारण उत्तरी भारतीय क्षेत्र में निम्न वायु दाब का केंद्र विकसित हो जाता है। थार के मरुस्थल में न्यून वायु दाब जबकि जल के स्वाभाविक गुण के कारण हिंद महासागरीय क्षेत्र में उच्च वायु दाब पाया जाता है। इस ऋतु में भारतीय क्षेत्र कम ताप प्राप्त होता है जिसके कारण स्थलीय भाग में उच्च दाब मिलता है, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में जल के स्वभाव के कारण निम्न दाब मिलता है। और इसमें तीसरा अंतर आप ये लिख सकते हैं कि इस ऋतु में वर्षा केवल दक्षिणी भाग में देखने को मिलती है और यहाँ केरल कर्नाटक में ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा एवं फूलों की वर्षा के नाम से जाना जाता है। और इस ऋतु में पवनों की शुष्कता के कारण कम वर्षा होती है। वर्षा केवल भूमध्य सागरीय चक्रवातों के माध्यम से होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून के माध्यम से होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में इस अवधि के दौरान सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देख रहे हैं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं, किन राज्यों में होती है। तो इसके लिए आप आंसर दे सकते हैं कि केवल और कर्नाटक के तट पर होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है और यह आमों के जल्दी पकने में सहायक होती है, इसी कारण से इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे मानसून के आगमन से पूर्व यह वर्षा होती है। यह वर्षा केरल तथा पश्चिम तटीय मैदानी भागों में होती है। आम की फसल के लिए उपयोगी होने के कारण इसे हम आम्र वर्षा कहते हैं। इसके बाद काल वैसाखी से क्या तात्पर्य है और यह स्थित क्यों निर्मित होती है, तो इसके लिए आप आंसर दे सकते हैं। उत्तर भारत में यह मई के महीने में दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ होती है और आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिम वृष्टि होती है और विशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में से काल वैसाखी कहा जाता है। मानसून की वापसी शब्द से क्या तात्पर्य है? अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसे आप अच्छे से याद कर लें। इसका तात्पर्य है कि मौसम से है और अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ पूर्व सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त मैदान उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है और दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर से मैदान से हट जाती हैं। इसके बाद वर्षा में विराम से क्या समझते हैं, तो यहाँ पे मानसूनी वर्षा आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक रहती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं जिन्हें वर्षा में विराम कहा जाता है। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा होती है। दूसरी, जब गर्त हिमालय के समीप चला जाता है तो लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल संग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत होती है। अब इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नागरिक शास्त्र के अंतर्गत यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार क्या था, समझाइए। तो इसको आप इस तरीके से आंसर आप लिख सकते हैं। न्यूरेमबर्ग कानून यह कहता है कि कौन जर्मनी का नागरिक हो सकता है और कौन नहीं। नागरिकता के लिए यह कानून यहूदी को योग्य नहीं समझता था, जबकि इसके लिए बिंदु दर्शाए गए हैं। जर्मन से संबंधित नागरिक एवं जर्मन रक्त वाले व्यक्ति को ही जर्मन की नागरिकता मिलेगी, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यहूदियों एवं जर्मनों के मध्य विवाह संबंध नहीं हो सकते। यहूदियों एवं जर्मनों के मध्य विवाहेतर संबंध भी अपराध माना जाएगा। यहूदी राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं फहरा सकते थे और यहाँ पे उपयुक्त कानून के आधार पर अतिरिक्त यहूदियों को दंडित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए। यहूदियों के व्यवसाय को बहिष्कार किया गया, यहूदियों को सरकारी सेवा से निकाल दिया गया और यहूदियों की संपत्ति की बिक्री एवं जब्ती कर दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाथसी जर्मन में महिलाओं विशेषकर माताओं की स्थिति पर प्रकाश डालने को कहा गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नाथसी सोच के खास पहलू क्या थे, इसका आंसर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ इसमें नाजीवाद के अनुसार लोग राज्य के लिए हैं, ना कि राज्य के लोगों के लिए। यह उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। नाजीवाद सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में था और एक महान नेता के नेतृत्व की सराहना करता था। नाजीवाद जर्मन की सैन्य शक्ति को बढ़ावा चाहता था, उसे विश्व की महान शक्ति के रूप में देखना चाहता था। नाजीवाद जर्मनी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उन सभी बस्तियों को वापस लाना चाहता था जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मनी के अधीन थी। यह युद्ध को उचित ठहराता था और शक्ति के प्रयोग की सराहना करता था। यह जर्मनी में यहूदी लोगों को बिल्कुल मिटा देने के पक्ष में था क्योंकि इसका मानना था कि वे जर्मनी से आर्थिक संकट की वजह हो सकते हैं और इनके विचार का एक दृष्टिकोण भू राजनीतिक विस्तार था। लेब्रनस्ट्रॉम था, उसका मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वाइमार गणराज्य
के सामने क्या समस्या थी। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। वाइमर गणराज्य प्रथम विश्व युद्ध में पराजित जर्मनी साम्राज्य के ध्वंसावशेष में हुआ और वाइमर गणराज्य द्वारा निम्न समस्याओं का सामना किया गया: आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट। और ये इस तरीके से यहाँ पे आर्थिक संकट की स्थिति आप दे सकते हैं और राजनीतिक संकट के बारे में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे अनुच्छेद की बात कर रहे हैं तो यहाँ इसके आंसर कुछ इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। अब इसके बाद चलिए इसमें अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी बात करते हैं। नाजीवाद विचारधारा क्या थी? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, ये प्रश्न पत्र में जरूर आना है। तो नाजीवाद या नात्सीवाद जर्मन ताराशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आमजन के बीच नए रिश्ते के पक्ष में थी। इसके अनुसार सरकार की हर योजना से पहल हो और परंतु फिर भी यह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद प्रेम और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग हैं। नाजी यहूदियों से सख्त नफरत करते थे और यूरोप और जर्मनी में हर बुराई के लिए उन्हें दोषी मानते थे। नाजियों के केंद्र में अपनी सरकार बनते ही जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित की और फिर यहूदियों के जर्मन में दिन भर गए और द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के कत्लेआम के पीछे नाजियों का ही हाथ था। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जर्मनी के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आती है, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों ये। अब इसके बाद हम देखते हैं राजनीति शास्त्र के अंतर्गत यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अधिकारों की व्याख्या करनी है, तो ये प्रधानमंत्री के अधिकार हो गए। सबसे पहले तो वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है और विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्यतः निगरानी करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है और यहाँ पे सभी मंत्री उसी के नेतृत्व में कार्य करते हैं। वह मंत्रियों के बीच कार्यों के वितरण तथा पुनर्वितरण का काम करता है। वह मंत्रियों को पदच्युत भी कर सकता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरे मंत्रिमंडल को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा करना है, तो न्यायपालिका के कार्य कुछ इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता से मौलिक अधिकारों को रक्षक को काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को असंवैधानिक घोषित कर सकती है यदि वह संविधान के किसी उपबंध अथवा मूल भावना के खिलाफ है। आपने अपने सामने लाए जाने पर न्यायपालिका कार्यपालिका को किसी कार्रवाई की उसकी संवैधानिकता के संबंध में जांच कर सकती है। अदालतें सरकार के निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग में रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है और इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका काफ़ी विश्वास हासिल करती है। विधायक के कार्यों की समीक्षा यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो कुछ इस प्रकार से विधायक के कार्य हो सकते हैं। राष्ट्रपति के अधिकारों को समझाइए, तो यहाँ पे राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कैसे वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसमें कुछ समय के लिए रोक सकता है, वह विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद द्वारा विधेयक पारित करती है तो उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो ये इस प्रकार थे बच्चों 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और इस प्रकार के ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 4 प्रश्न आपको इसमें से करना है, तो हमने पूरे के पूरे आपको बता दिए हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आप बिल्कुल बेफिक्री से इन प्रश्नों को अभ्यास करें, याद करें, क्योंकि यही प्रश्न आने हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तक बहुत से बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किए। हम आपको समय समय पर जेन्युइन कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे और पेपर भी उपलब्ध कराते रहेंगे। आप निश्चित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।